विधानसभा में हो जाए ये 5 आदमी, हमारे साथी, हमारे नौजवान साथी दूसरों की मोटरसाइकिल गांव में जाते ही पूछते हैं साहब गुजर है फला ये कार्यक्रम लेके आए, कंप्लेंट के माध्यम से बढ़ाते हैं, बोले बताइए सेवक अपने गांव में जितने लोग होंगे 15 से 20-25 का वहाँ मीटिंग कराते हैं, बोले आपकी मोटरसाइकिल कहाँ है, बोले मेरे पास तो ये बोले फला लड़के के पास है, उसकी मोटरसाइकिल लेके दूसरे गाँव में जाते हैं, उन्हीं की मोटरसाइकिल यहाँ से ट्रेन पकड़ते हैं, 120 रुपए 25 रुपए 30 रुपए की टिकट लेते हैं और उन्हीं की मोटरसाइकिल में साफ तेल डलवाने का काम। तो हालात वहाँ भी ठीक नहीं है साहब, खंडवा में जाते हैं, रतलाम में जाते हैं, मंदसौर में जाते हैं, हालात बहुत खराब है, मोटरसाइकिल तो दूर की बात साइकिलों को निकाले हैं, सुनना पड़ेगा इस विषय में, बहुत गंभीरता से जाना पड़ेगा। जहाँ तक लड़ने की बात है, ये विचार तोता की तरह रटा दिया, ये भी बात है साहब, ऑप्शन दे दीजिए, बहुत दिन हो गए गीत गाते जाते कि सत्ता में हिस्सेदारी होनी चाहिए, राजनीतिक पार्टी होनी चाहिए, बहुत जल्दी से जल्दी एडवोकेट साहब में बैठे हैं, राज पार्टी आपकी रजिस्टर करा दी है, मगर अब ये चिन्ह मांग रहे हैं बहुत जल्दी, कहते हैं चिन्ह लेके आना मध्य प्रदेश के अंदर घुसो तो उससे पहले बिना चिन्ह के मत आना। तो साथियों आपके बीच में वकील साहब बैठे हैं, आप स्वयं कहेंगे कि भाई कितने दिन में आपको चिन्ह दे के दे रहा हूँ, पार्टी रजिस्टर हो गई है, आपका चिन्ह के लिए अप्लाई हो गया है, आपके चिन्ह के बारे में आज अभी चर्चा करेंगे। बहुत सारे चिन्ह हैं जो हमें चुनाव आयोग से मिले हैं, जो बचे हुए उनकी लिस्ट में, उन पर भी आपसे निर्णय करेंगे, उसके बारे में बताएंगे। तो फीडबैक फॉर्म हम हैं आपके पास, उसमें देंगे आपके जो हमने फीडबैक के लिए दिए उसको भी भर के देंगे अपना। तो साथियों आप सबके सहयोग के बिना, आप सबके सहयोग के बिना ये कार्यक्रम किसी सूरत में भी संभव नहीं है, अपनी कोई ताकत नहीं है कि इस काम को, हाँ तो बहुत लंबा समय ले लिया मैंने, बहुत शॉर्ट टाइम है आज। तो साथियों मेरी आप सबसे ये उम्मीद अपेक्षा है कि मेरे भाई जितने भी साथी बैठे हैं, कहीं भी मेरे को बहुत ताकत देने की जरूरत है अब आपको, तो मैं बहुत नर्वस फील कर रहा हूँ। अब आपको मुझे मजबूत कर दोगे, मुझे मजबूत करने का काम करोगे तो ये संगठन मजबूत होगा। मुझे ये 2 वर्ष के लिए जो मसाल पकड़ाई है, 2 वर्ष दौड़ूंगा, खूब दौड़ने की कोशिश करूंगा, और उसके बाद जिसका आप तय करोगे भाई ये आप मुझसे अच्छा या उससे अच्छा नहीं, तो फिर भी बदलने की प्रक्रिया इस पार्टी में ऐसे नहीं, किसी व्यक्ति की पार्टी नहीं बन रही, समाज की पार्टी है। ये तय करेंगे आप सब लोग, साहब इस मसाल को अब यहाँ पकड़ाइए, अब आप दौड़िए, अब आप पकड़िए, अब आप दौड़िए, अब आप पकड़िए, आप दौड़िए, ये दौड़ने वाली है, ये मुलायम सिंह और मायावती चौटाला वाली पार्टी नहीं बनी, ये राष्ट्र की पार्टी बनी, समाज की पार्टी बनी। साथियों आप सबसे ये उम्मीद और आशा करूंगा, इंसान हूं, नियत खराब लगे तो बिल्कुल टोक देना, कहीं गलतियां हो तो टोक देना, मगर सबके सामने नहीं, नियत खराब हो तो बिल्कुल सामने नहीं कहना, गलतियां हो सकती है, मैं कोई प्रोफेशनल राजनीतिक बिल्कुल भी नहीं हूं, मगर सोच में कुछ करने की तमन्ना, कुछ चाहत लेके, पाने के लिए नहीं, कुछ करने की तमन्ना लेके हम सब लोग इस लड़ाई में पाने के लिए ऊपर वाले ने वो दे दिया जो आराम से किस नहीं मिलते, बिना संघर्ष के मुझे इतने जल्दी इतना फ्री कर दिया इस परिवार ने, और इससे बड़ी क्या उपलब्धि हो सकती है, कितनी बड़ी ताकत हो सकती है। मुझे पूर्वों का बहुत बड़ा, मैं फिजिकल भी साथियों और बताऊं, मैं 50 + 53 53 पर मैं हो गया हूँ, मगर मैं मेरा 1 घंटा सुबह वर्जिश का होता है, मैं दौड़ता हूँ 7 से 8 किलोमीटर, मैं खुद दौड़ूंगा आपके साथ, बराबर करने से करना लगा, मुझे कोई बीमारी नहीं है, ना ब्लड प्रेशर है, ना शुगर है, ना कोई दूसरा टेंशन है, बिल्कुल, मगर तनाव रहित रह गया मुझे। मैं पिछले जब मुझे नाम अनाउंस किया था कि पार्टी का साहब जिम्मेदारी बहुत सोच विचार के आपसे मुझे नींद आनी बंद हो गई जब ये पार्टी रजिस्टर हुई थी, मैंने कहा कि जी मुझे तो दिक्कत हो रही है साहब, नींद आनी बंद हो गई है। अरे ये क्या हुआ, बोले कि साहब बहुत बड़ी समस्या होगी, मुझे तो बहुत लंबे से, बोले आप 15 से 18 से 20 साल, आप 98 से 97 से काम कर रहे हैं, मगर साहब मैंने कभी सोचा भी नहीं कि मुझे ऐसी जिम्मेदारी क्या काम करूँ, मैं तो काम करने के लिए काम कर रहा था। मगर साथियों उसके बाद जैसा मुझे समर्थन मेरे साथियों ने कोऑपरेशन मिला, मुझे वो ताकत मिल गई, वो ऊर्जा मिल गई, मुझे महसूस नहीं हुआ कि मुझे कुछ करना है। आप स्वयं वो सारी शक्ति, वो सारी ताकतें आप स्वयं मालिक बन के इसमें काम करना है, कोई यहाँ पर बताने वाला नहीं है। स्वयं इस दिशा, जो भी दिशा निर्देश होंगे, आप स्वयं लीडर हैं, आप सारे टोटली लीडर है, यहाँ पर कोई चलने वाले लोग नहीं है, चलाने वाले लोग हैं आप। तो आए जो लीडर के तौर पर साथ साथ निसंग लोग हैं, सब पढ़े हुए लोग हैं,
आप सबको जिम्मेदारी के साथ इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाना है। जहां मेरी जिम्मेदारी, जहां मुझे बताएंगे रास्ता, वहां आपके सामने खड़े कंधे से कंधा लगाकर जिस काम को भी लगाएंगे सब में आपके साथ बराबर लेकर काम करने की कोशिश करूंगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय गुरु। आपके बीच में देखिए, मध्य प्रदेश के अंदर बहुत बड़ी ताकत आपके हाथ में लग गई है, बहुत बड़ी उपलब्धि, बहुत बड़ी क्रीम देखिए आपके सामने अभी प्रस्तुत करूंगा। आप देखेंगे कि कैसी चीज मिली है आपको मध्य प्रदेश के अंदर। तो मैं अभी आपके सामने होशंगाबाद से भाई साहब सिंह पटेल जो स्वयं अपना परिचय देंगे, किन परिस्थितियों में रहकर कितना बड़ा, देखिए हमें राजनीतिक अनुभव नहीं है, कितना बड़ा राजनीतिक अनुभव आपको मिल गया है। उस बीजेपी पार्टी को ठोकर मार के जैसे ही पता लगा कि इतना बड़ा मिशन, इतना बड़ा अभियान इस देश के अंदर गुर्जर समाज ने इस राष्ट्र को बचाने के लिए शुरू कर दिया है, ठोकर मार दिया 1 मिनट से पहले। इतने बड़े बड़े ओहदों और इतने बड़ी बड़ी पोस्टों पर रहने के बाद उन्होंने पहले नंबर पर ठोकर मारकर आपके संगठन को जैसा आप ताकत देने का काम मध्य प्रदेश में कर रहे हैं। ये सभी साथी मैं मंच पर बुलाना चाहूंगा मेरे साथी साहब सिंह पटेल होशंगाबाद, और स्वयं बताएंगे अपने परिचय। पटेल साहब। समय का अभाव, 5-7 मिनट में मुझे अपनी बात यहाँ समाप्त करनी है, और यदि मैं मेरे परिचय में लगाऊंगा और राजनीतिक भाषण देने में लगाऊंगा तो निश्चित ही कहीं ना कहीं आप लोगों के साथ नाइंसाफी होगी। आज के इस ऐतिहासिक कार्यक्रम की अध्यक्षता मान लें या हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष सम्मानीय विजय कसाना जी, और इस सोच को देने वाले और इस मेरी समाज का जो खोया हुआ वैभव था, उस वैभव को पुनः वापस दिलाने की सोच रखने वाले और इस समाज का जो गौरव है उसको परम वैभव तक पहुंचाने के लिए पीड़ा उठाने वाले राष्ट्रीय एकता संघ रूपी जो बीज है, उससे प्रस्फुटित होकर आज जो पौधा चल रहा है, ऐसे हमारे सम्मानीय आर अजय वीर जी, मैं उनके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। और जब मैं उनको प्रणाम करता हूं तो मेरे अंदर वो जोश आ जाता है, पता नहीं वो शक्ति कहां से आ जाती है कि मैं एक साधारण से कार्यकर्ता से एक नेता जैसी भाषा बोलने लगता हूं। ऐसे हमारे सम्मानीय आर अजय वीर जी, बंधुओं, मध्य प्रदेश के अंदर हमारे ऋषि भाई ने बताया है, बहुत बड़ा क्षेत्र है मध्य प्रदेश का। 230 विधानसभा है, 29 लोकसभा है की सीट है, 11 राज्यसभा है और 5 करोड़ लगभग मतदाता है मध्य प्रदेश के अंदर, और 54,000 मतदान केंद्र है। इतनी बड़ी विशाल मध्य प्रदेश की विधानसभा है जो सिर्फ और सिर्फ गुर्जर जो कौम है उसका इंतजार कर रही है और आप सभी लोगों का इंतजार कर रही है। पूरे मध्य प्रदेश के 51 जिलों में 47 जिलों में फैली हुई है गुर्जर समाज, सिर्फ और सिर्फ आप लोगों का इंतजार कर रही है कि कब मेरे कौम के सरदार आएंगे और इस समाज को अपने पुराने परम वैभव तक पहुंचाने का काम करेंगे। बंधुओं, इतिहास में नहीं जाना चाहूंगा, आप सभी लोगों को पता है। बात तो मुझे बहुत कुछ कहना है आप लोगों के बीच, लेकिन आज क्योंकि कम वक्त है, 2-3-4 छोटी छोटी बातों पर ध्यान दिलाना चाहूंगा, क्योंकि यदि उन बातों पर सबसे पहले मैंने चर्चा तो निश्चित ही कहीं ना कहीं हमसे चूक हो जाएगी। भाषण तो हमें फिर मंच मिलेंगे, मध्य प्रदेश में बिछ चुकी है, मंच तैयार है और भाषण हमें वहाँ बड़े बड़े भाषण, खूब टाइम रहेगा, खूब भाषण देंगे और तालियां और स्वागत सब कुछ होगा। लेकिन बंधुओं, आज जिस वीर दल रूपी जो नन्हा पौधा यहाँ पर हमें सम्मानीय अजय वीर जी ने यहाँ दिया है,
हमें उसे इस तरह सिंचित करना है, उसमें हमारा जल पानी इस तरह हवा पानी से उसको सिंचित करना है कि वो एक विशाल वट वृक्ष के रूप में स्थापित हो सके। उसके लिए बंधुओं हम एक राजनीतिक पार्टी बनने जा रहे हैं। अभी हमारे लिए राजनीतिक अनुभव नहीं था, हमने दूसरों के डंडे झंडे उठाए थे, दूसरों के लिए दरी फट्टा बिछाने का काम किया था। हमें भाषण देने का भी उतना अच्छा नहीं आता, हमें राजनीतिक भाषा भी उतनी अच्छी नहीं आती, लेकिन अब हमें सीखना पड़ेगा। हमें सबसे पहले इस बात पे ध्यान देना पड़ेगा कि अब हमारी ऊपर पूरे भारत वर्ष की निगाहें हैं, पूरे मध्य प्रदेश की निगाहें हैं। यदि हमारे मुख से एक शब्द भी गलत निकलता है तो हमारे आर्य अजय भी पिछले 8-10 वर्षों से मेहनत की है, बंधुओं उस पर पानी फिर सकता है। मैं आपसे दोनों हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि होश में जोश न खोना। हमारा एक एक शब्द मुंह से निकले तो इतना नपातुला होना चाहिए, क्योंकि राजनीतिक लोग ऐसे रहते हैं कि एक शब्द के अनेक अर्थ निकालकर और बखेड़ा करते हैं। ये आपने टीवियों पे अच्छे से देखा होगा। सबसे पहला तो बंधुओं मैं चाहूंगा कि कोई भी गुर्जर समाज का व्यक्ति यदि किसी के मुंह से आवाज निकले तो सबसे पहली ये आवाज निकलना है कि ये भारतीय वीर दल एक राजनीतिक पार्टी है, और सबसे पहले बड़े भाई की भूमिका निभाते हुए गुर्जर समाज ने इस राजनीतिक पार्टी को समर्थन दिया है। हम किसी से ये नहीं कहेंगे कि ये राजनीतिक पार्टी हमने गठित की है, क्योंकि यदि बंधुओं हमने यदि जिस दिन ये कह दिया कि ये गुर्जरों की पार्टी है और हमने गठित की है, उस दिन ये मीडिया और ये राजनीतिक लोग बखेड़ा खड़ा करेंगे और एक एक व्यक्ति एक एक समाज अन्य के साथ जाके ये करेंगे, अरे ये तो आप जानते हैं ये चंबल के डाकू हैं, ये खूंखार आतंकवादी हैं, ये लड़ाकू समाज है, ये लड़ाकू कौम है, और यदि आपने इन लोगों को बढ़ा दिया तो ये हम आपको लूटने का काम करेंगे, आपका शोषण का काम करेंगे। ऐसे नाना प्रकार के प्रपंच ये लोग राजनीतिक पार्टियां हमारे ऊपर लगाएंगी। तो बंधुओं हमें सतर्क रहना है। हमें सिर्फ क्योंकि राजनीतिक इसमें को समाज के लोग सभी बैठे हैं, हमें गर्व है, पार्टी हमने बनाई है, हमारी पार्टी है, इसके सारे कर्ता धर्ता हमें जो कुछ करेंगे हम करेंगे, लेकिन क्योंकि राजनीति में दो मुही भाषा होना चाहिए तो हमें भी दो मुही भाषा सीखना पड़ेगा और हमें कहना पड़ेगा कि बंधुओं ये भारतीय वीर दल जो है इसको सबसे पहले समर्थन सिर्फ और सिर्फ गुर्जर समाज ने दिया है, और हम इसके आगे होकर बड़े भाई की भूमिका निभा रहे हैं। आप समस्त शोषित पीड़ित दलित जितने भी समुदाय हैं सब लोग यहाँ पर आ जाए। और यदि मैं अति संयोक्ति नहीं कहूँ तो हम लोग इस पर अवश्य विचार कर सकते हैं कि ऐसा कोई मुद्दा नहीं है जो इन राजनीतिक पार्टियां हैं इन्होंने छोड़ा हो, भले मूर्ख बनाने का काम किया हो, लेकिन इन्होंने सारे बिंदुओं पर काम किया है। कहीं ना कहीं यदि किसी कौम को यदि किसी चीज को इन्होंने छोड़ा है तो वो है भारतवर्ष का किसान। बंधुओं मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा यदि हमारी पार्टी के ऊपर यदि हम ये टैग लगा दें कि भारतीय वीर दल ये देश के किसानों का दल है और ये देश के जवानों का दल है, तो निश्चित ही हमें बहुत बड़ा समर्थन इस देश में मिल सकता है। हमारे जो वक्तव्य है, हमारे जो भाषण है, उससे हम ये जताने की कोशिश करेंगे ये वीर दल, भारतीय जनता और भारतीय कांग्रेस जो भी पार्टियां हैं इन्होंने सिर्फ मूर्ख बनाया है, लेकिन हम यदि पहली बार कोई पार्टी इस इतिहास में भारत की आई है तो वो भारतीय वीर दल है जो छाती ठोक कर कहेगी कि ये किसानों की पार्टी है। यदि हमने ये काम कर लिया तो निश्चित ही इस देश पर हमें राज करने से कोई नहीं रोक सकती, क्योंकि भारत का किसान बहुत दयनीय है। आज 5 करोड़ जो मध्य प्रदेश के अंदर है उसमें 2 से 2.5 करोड़ गुर्जर वहां निवास करते हैं बंधुओं, लेकिन उनकी दशा इतनी खराब है कि वो आप चुनाव लड़ने की बात करते हैं बंधुओं। मैं अभी आगे इसी विषय पर आपसे बात करना चाहता हूं। वो एक एक गांव एक एक घर घर जाकर इस राष्ट्रीय एकता संघ को पहुंचा चुके हैं, बिछा चुके हैं। उन्हें वोट देना आता है, उन्हें झंडे लगाना आता है,
उन्हें डंडे लगाना आता है, उन्हें सब कुछ आता है बंधुओं। लेकिन आर्थिक रूप से चूंकि पूरा मध्य प्रदेश के अंदर जो गुर्जर समाज है वो किसानी पर आधारित है और प्रकृति के कोप से पिछले 3-4 वर्षों से इतनी मार्ग विपरीत परिस्थिति बढ़ रही है कि कहीं पानी नहीं गिरता, कहीं ओले गिर जाते हैं, कहीं इल्ली का प्रकोप होता है। पिछले 3-4 वर्षों से किसान अपनी लागत जो मूल्य है वो भी खड़ा नहीं कर पा रहा है बंधुओं। आर्थिक रूप से वो इतना कमजोर हो चुका है कि यदि उनसे कहें कि आपको विधानसभा का चुनाव लड़ना है तो उनके साथ बेईमानी होगी। मैं इस मंच से इस आह्वान करना चाहता हूं इस दिल्ली एनसीआर के वासियों से, हरियाणा वासियों से, उत्तर प्रदेश के वासियों से, हिमाचल प्रदेश के वासियों से और भारतवर्ष के कोने कोने में जहां भी गुर्जर निवास करता है, मैं आप सभी लोगों से निवेदन करना चाहूंगा कि आप मध्य प्रदेश के अंदर आएं और एक एक विधानसभा को यहां घोषणा करें और एक एक विधानसभा आप सब लोग जो सक्षम है 2 लोग मिलकर, 5 लोग मिलकर, 10 लोग मिलकर उन विधानसभाओं को वोट ले लें और वहां जाकर हमारे प्रत्याशी को खड़ा करें। और यदि हम जिताने का काम करें तो पूरे भारतवर्ष में ये भारतीय भीड़ दल का डंका बन जाएगा। बंधुओं, हमें कहीं ना कहीं ये कार्य तो करना पड़ेगा। और लेकिन मैं ये आश्वासन ही आपको दिलाना चाहता हूं कि जिस दिन आपने मध्य प्रदेश को खड़ा कर दिया तो मध्य प्रदेश का एक एक बच्चा और जिनको हम एमएलए वहां या विधायक बनाएंगे उनकी तरफ से मैं मध्य प्रदेश की नर्मदा मैया की धरती की सौगंध खा के कह रहा हूं कि पूरे देश के अंदर जिस दिन भी मध्य प्रदेश से आपको जन बल, धन बल और शक्ति बल की जरूरत पड़ेगी, पूरे भारतवर्ष में मध्य प्रदेश का गुर्जर समाज छा जाएगा और आपको कदम से कदम मिलाकर साथ देगा। यदि आज मध्य प्रदेश में आकर आप लोगों ने उन्हें उठाने का काम किया, वहां अपनी समाज को बढ़ाने का काम किया, तो निश्चित ही आगे आने वाला कल इस समाज का सुनहरा कल होगा। सिर्फ मैं आप लोगों को अपना अनुमान, अपना जो पल है वो याद दिलाना चाहूंगा कि रामायण में भी एक चौपाई है, पवन तनय बल पवन समाना, काछुक साध रहु बलवाना। हनुमान जी के पास आता है बल था, लेकिन उनको उनके बल का एहसास दिलाना पड़ता था बंधुओं। तो आज मेरी जो गुर्जर समाज यहाँ पर बैठी हुई है, इसके पास किसी चीज की कमी नहीं है, बुद्धि की कमी नहीं है, धन की कमी नहीं है, बल की कमी नहीं है, सामर्थ्य की कमी नहीं है। बंधुओं, मैं आपको अपना बल यहाँ पर आभास कराने आया हूँ, आपको बताने आया हूँ कि आप संपन्न हैं, आप प्रबुद्ध हैं, आप हर स्थिति में इस देश का उद्धार करने वाले हैं और इस देश को एक न्यायकारी शासन देने में समर्थ हैं। तो आगे बढ़े और आकर इस भारत वर्ष को संभालने का काम करें और इस गुर्जर समाज का जो खोया हुआ वैभव है, इसे हम सब मिलकर पुनः वो वैभव तक पहुंचाने का काम करें। क्योंकि मेरे लिए समय बहुत कम है, इतना ही आदेश है। फिर समय मिला तो आप लोगों के बीच फिर मैं अपनी बात रखूंगा। जय राम जी की। सबसे कठोर तपस्या तो हमारे लिए अब है कि अब ये राजनीतिक मंच बन गए हैं। अजय वीर आर्य जी की बहुत बड़ी कमी खलेगी, इस मंच पे नहीं दिखाई देंगे। हम सब, आप सबको इसकी कमी पूरी करनी है। ये भी सबसे बड़ी चुनौती है हमारे लिए कि नीचे से पूरी प्लानिंग सब कुछ करने मगर आपके मंच पे नहीं दिखाई देंगे मानवा। तो साथियों, बहुत कम समय है, 4 बजे तक का समय मिला हमें। थोड़ा सा अनुरोध और करेंगे भाई साहब से। तो मैं जो बहुत बड़ा इस समाज को जोड़ने का, इस समाज को देश के अंदर प्रचार करने का, देश के अंदर बहुत बड़ा माध्यम है। भाई हमारे बीच में ब्रह्मा नागर जी के रूप में जो संगीत के माध्यम से रेडियो सिंगर के रूप में पूरे देश के कोने कोने में हमारी संस्कृति को, पहचान को जन जन तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। मैं अनुरोध करूंगा कि वो मंच पे आए और अपने इस संगठन के लिए इस भूमिका में किस तरह के योगदान उनका होगा, बहुत बड़ा योगदान। आप प्रचार प्रसार हो सकती है देश के अंदर, जो सबसे पहला काम करती है। तो मैं अनुरोध करूंगा भाई से कि बड़े भाई इसमें अपना बहुत बड़ा योगदान की जरूरत है आपकी। विश्व के महान सम्राट कनिष्क के वंशज हमारे मित्र, भारतीय वीर दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष
भाई विजय कसाना जी को आज राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने पर हार्दिक बधाई, हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक स्वागत। मेरे हिसाब से कसाना जी से मन संचालन ना करवाया जाए। नरेंद्र भाई कैसा सुझाव है मेरा? मन संचालन जो संचालन कर रहे हैं वही करें। हरियाणा से हमारे साथी आए हैं, मध्य प्रदेश से आए हैं, दिल्ली से यहाँ पर हैं। मेरा निवेदन यही है कि आज जो जिम्मेदारी मुझे 24 साल पहले दी गई थी, जो या मैंने ली थी, वो अपने संगठन के प्रचार प्रसार की जिम्मेदारी। विजय कसाना जी जो कि विद्वान साथी के रूप में हम सब आपस में साथ थे, संगठन बना। भाई तेजपाल जी को भी मैं कोट करना चाहूंगा इस समय। कसाना जी मुझे बुलाया अपने घर, बोले कि नागर साहब आप पूरे भारत में प्रचार करते हैं। मैंने कहा करता हूं, पर अन्य दलों का करता हूं। तो मुझसे उन्होंने सीधा कहा कि नागर साहब आप बहुजन समाज पार्टी में क्यों नहीं जुड़ जाते? तो वही गुलामी मुझे कांग्रेस में करनी है, वो बीजेपी में करनी है, वो तुम बहुजन में करवाने के लिए जा रहे हो। अगर आप कोई संगठन बनाते हो या उसका आगे प्लानिंग भविष्य में पार्टी की हो तो मुझे उसमें जोड़ लीजिए, नहीं तो मैं किसी बसपा में जाने वाला नहीं। दोस्तों, देश के 5 प्रधानमंत्री के साथ काम किया है। आज भी 4 साल की उपलब्धि हो केंद्र सरकार की या प्रदेश सरकार की 1 साल की उपलब्धि हो, वो भी आपके बेटे ब्रह्मपाल नागर की आवाज में गया। मैं इस वजह से कहना चाहता हूं कि सारे राजनीतिक दल जितने भी हिंदुस्तान के हैं आपके बेटे ब्रह्मपाल नागर का यूज कर रहे हैं, परंतु मैं प्रोफेशनली, भावात्मक रूप से नहीं, मिशन के रूप में नहीं, परंतु प्रोफेशनली मैं उनको सहयोग करता हूं। परंतु जो हमारा भारतीय वीर दल बना है, यहां मेरा इमोशंस भी है, यहां मेरा मिशन भी है, और अनेकों गीत मैंने आपकी सेवा में, क्योंकि विचार मरता नहीं है, आदमी मर के चले जाते हैं। कसाना जी आप जब साथ चले थे, आपने भी बहुत दुख प्रकट किया था। नागर साहब बैठे, इन्होंने भी बहुत दुख प्रकट किया था। भाई नरेंद्र जी ने भी बहुत दुख प्रकट किया था कि नागर साहब हमारा संगठन टूट गया। एक मैं अकेला आदमी ऐसा था जो खुश हुआ उस संगठन को टूटने। लोग पूछते थे नागर साहब हम रोते हैं, तुम हंसते हो इस बात पर। मैंने उनसे कहा मेरी बात सुनिए, प्राथमिक चरण में जब कोई संगठन बनता है तो अनेक लोगों की ईगो टकराती है, अनेक लोगों की महत्वाकांक्षाएं टकराती हैं, वो यहां भी टकराएंगे, वो टकराती हैं, संगठन टूटते हैं। पर ब्रह्मपाल नागर को आपने विचार को बांटने की जिम्मेदारी दी है। आपका संगठन बेशक से टूट गया हो, ब्रह्मपाल नागर का विचार नहीं टूटा है, संगठन का विचार नहीं टूटा है, संगठन का विचार अमर है। इसलिए मैं खुश हूं कि ये 5 जगह टूट करके 5 अपने संगठन बना करके एक ही विचार का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, तो ये हमारे लिए पॉजिटिविटी है, पॉजिटिव बात है। इसलिए संगठन कितने भी हो सकता है कि मैं 1-2 मिनट फालतू ले लूं, क्योंकि कलाकार की हैसियत से भी हूं और वक्ता की हैसियत से भी आपने खड़ा किया हूं, तो ज्यादा समय नहीं। और अगर आप कहेंगे तो मैं गीत सुना दूंगा, नहीं तो उसके बिना भी बैठ जाऊंगा। पर एक आपसे निवेदन कर रहा हूं कि जो अब से आगे मैं लिटरेचर भैया से ले लूंगा, कसाना जी से, आप लोगों से रिसीव कर लूंगा पूरा। पहले भी आप लोगों ने मुझे लिटरेचर दिया, मुझे उसको लिखने में, कविता करने में या अंतर्राष्ट्रीय सोच के साथ उसको बोने में, प्रोने में कोई दिक्कत कहीं नहीं है, क्योंकि बाई एजुकेशन MA BEd हूं, तो मुझे कहीं कोई दिक्कत नहीं होती। 26 मुल्कों में ब्रह्मपाल नागर को आपने भेजा है, वहां भी मुझे कोई दिक्कत नहीं होती। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आपकी तो वेबसाइट है ही है, जो हमारे संगठन की है वो वेबसाइट तो है ही है। मैंने भी जो मेरा एक चैनल छोटा सा चलता है भटरेर म्यूजिक के नाम से, क्योंकि मैं भटरेर से आता हूं, भारत के उस हिस्सा से आता हूं जो वीरों की भूमि कही जाती है, जो मेरठ की भूमि कही जाती है। भटरेर म्यूजिक के नाम से आप YouTube पे अभी भी खोल सकते हैं, और आपसे वादा करता हूं कि जितने भी गीत हम यहाँ पे तैयार करेंगे, मैं वो गीत उस चैनल पे
भी भटनेर म्यूजिक चैनल पे भी दूंगा और अपने संगठन के चैनल पे भी उन गीतों को अपलोड करूंगा। आप वहां से उठा लें उन गीतों को या मेरे भटनेर म्यूजिक चैनल से उठा लें। आप अभी भी मेरा निवेदन ये भी है कि उसको सब्सक्राइब भी जरूर कर दें, ये मेरी प्रार्थना है, ये मेरा वो नहीं है। भटनेर म्यूजिक चैनल जो है उसको सब्सक्राइब कर दें और मेरा वादा है कि 8 दिन के अंदर पहला गीत इस संगठन का उस भटनेर म्यूजिक को लॉन्च हो जाए। ये इस मन से वादा करके जा रहा हूं। दूसरा, हाथ जोड़ करके आपसे निवेदन कर रहा हूं कि कम से कम हमारे गुर्जर समाज के कम से कम 1000 संगठन, हमारे वकील साहब बैठे हैं, खान साहब प्लीज खड़े हो जाए एक बार। वकील साहब के लिए जोरदार ताली आपके द्वारा हो जानी चाहिए। नाम जब उनका बताया मुझे खुशी हुई। पाकिस्तान में, वकील साहब बैठे प्लीज, पाकिस्तान में जो अख्तर हैं फास्ट बॉलर वो मुस्लिम हैं। उन्होंने गर्व के साथ कहा, जब किसी मीडिया ने उनसे पूछा तो उन्होंने सीधा सीधा कहा कि भाई मैं मुस्लिम तो हूं पर गुजर हूं, मैं पहले गुजर हूं। उसने ये इंटरनेशनल चैनल के ऊपर उसने बोला, साथ ये फक्र है हमें, हमारी कौम हिंदू भी है, हमारी कौम मुस्लिम भी है और हमारी कौम सिख भी है। इसलिए हम उस धरोहर के मालिक हैं, सभी को हमें साथ लेकर के चलना है। लिहाजा मैं आप सभी से, जैसा कि हमारे भाई साहब अभी बोल के गए थे मध्य प्रदेश से, निश्चित तौर से वो इस स्थिति में हैं कि वो मंच पे बहुत बड़ा संदेश दे सकते हैं। मैं एक स्टार प्रचारक के रूप में गुर्जर समाज का मैंने पूरे भारत में काम किया। मध्य प्रदेश में भी अभी मैं 8 दिन रहकर के आया हूँ, पिछले महीने जबलपुर में 8 दिन में रह कर आया हूँ। वहां से सिद्धि जो आपकी पड़ती है बॉर्डर पे, वहां से लोग वहां आए हुए थे और मेरा पूरे इंटरनेशनल लेवल के लिए वहां से जो मेरे गीत बाकली थी वो गई। लिहाजा मैं ज्यादा गहराई में गंभीरता में ना जा करके आपसे एक अपील एक गीत के माध्यम से सीधा कर दूं, ये निवेदन करते हुए कि विजय कसाना जी को हमने पगड़ी बांधी है, तो ये विजय कसाना की जिम्मेदारी नहीं है। इस पगड़ी को वो केवल संजो करके तो रख सकते हैं, पर इस पगड़ी को पूरे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इसकी पगड़ी की टेल जो है उसको फहराने का काम आप लोगों के हाथ में है। दोस्तों आपसे निवेदन, और मैं इस वादे के साथ कि ब्रह्मपाल नागर इंटरनेशनल लेवल पे आपका स्टार प्रचारक है, मेरी कोशिश रहेगी कि मैं हिंदी भाषा में तो मैं इन गीतों को, लोकगीतों को घड़ूंगा जो मेटेरियल मुझे कसाना जी की तरफ से दिया जाएगा, परंतु प्रादेशिक लेवल पे भी वहां के जो मेरे समाज के, क्योंकि इतने स्तंभ मैंने खड़े कर दिए हैं, इन्होंने मुझे सांस्कृतिक विंग की जिम्मेदारी दी थी। पटेल लोक सांस्कृतिक संस्थान के नाम से आज पटेल लोक सांस्कृतिक संस्थान ग्रेटर नोएडा में बन करके खड़ा है, जो कि अरबों रुपया का बन करके आपके बीच में खड़ा है, जिसका काम यह होगा कि अपने मिशन को, अपने सब्जेक्ट को, अपनी पार्टी को, अपने संगठन को किस तरह से दिनों रात प्रचार के माध्यम से आगे बढ़ाना है, ये मेरी ड्यूटी होगी। सांस्कृतिक विंग में मैं कसाना जी आपसे भी सहयोग नहीं चाहूंगा, मैं आपसे भी नेताजी सहयोग नहीं चाहूंगा, मैं अपने लोक कलाकार, क्योंकि मैं ज्यादा समय तो नहीं लेगा, क्योंकि कहते हैं लोग कि आजादी हमारे वीरों ने ली, ये कहते हैं कसाना जी कि आजादी हमारे वीरों ने ली, परंतु ब्रह्मपाल नागर कहता है कि ठीक है, मैं मानता हूं कि आजादी हमारे क्रांतिकारियों ने की, परंतु क्रांतिकारियों के जहन में क्रांति किसने की? वो हम ढोलक कीमता बजाने वाले कलाकारों ने, लोक कलाकारों ने। और मुझे खुशी है और फक्र है कि आज सबसे ज्यादा हिंदुस्तान में सबसे बड़ी टीम लोक कलाकारों की वो आपके संगठन और आपकी पार्टी के पास में है, चाहे वो ब्रह्मपाल नागर हो चाहे कोई और कलाकार हो। लिहाजा इस चीज का बिल्कुल निसंकोच प्रचार प्रसार हम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सारा मीडिया, जो जिम्मेदारी मुझे आप दोगे उस जिम्मेदारी को निर्वहन करूंगा। और अब एक गीत के माध्यम से एक प्रार्थना करते हुए साथ अपनी बात को वाणी को विराम दूंगा और ये अपील फिर मैं दोबारा से कर रहा हूं कि 8 दिन के अंदर भटनेर म्यूजिक के अंदर आपके इस चैनल पर पहला गीत जो भी आप चाहेंगे विजय जी, मुझे सब्जेक्ट दे देंगे आज ही, वो 8 दिन के अंदर मैं अपलोड कर दूंगा प्लीज। और लीजिए एक गीत आपके समक्ष पेश है। अभी हमारी बहनों का नाम भी मंच से लिया गया, बहन पिंकी एक बार खड़े हो जाए प्लीज, और बहन उर्मिला जी खड़ी हो जाए। इतनी जोरदार ताली आपके द्वारा होने जानी चाहिए कि
पर खड़ी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद बहन जी। जो 100 लोग बैठी हैं, शुभ नाम क्या है? वेद प्रभा आर्य साहब के मिसेज है क्या? छोटे भाई की बहन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। आप 3 हैं यहाँ पर सच्चाई ये है कि महालक्ष्मी, महासरस्वती और महाकाली देवी की 3 ही शक्तियां हों तो मुझे पूरे ब्रह्मांड के देवता होते हैं 3 शक्तियों से। लीजिए दोस्तों, मैं ज्यादा समय जाया ना करके सीधा गीत के ऊपर आ रहा हूं, जो गीत मैंने आपको पहले भी समर्पित किया था, कैसेट में है, यूट्यूब पे है, सब जगह है। आपके बीच में उस गीत को साथ पढ़ रहा हूं। जो लाइन अच्छी लगे ताली मेरे लिए, जो लाइन खराब लगे उसमें गाली कसाना जी के लिए, क्योंकि रिश्तेदारों को कभी कभी गाली भी मिलनी चाहिए। लीजिए आपके समक्ष पेश है साथी। ऊर्जा इस टाइम में छोड़ा दूं। अरे कब तक वंचित रहोगे भाइयों, भारत में अधिकार बिना। और लाइन अच्छी लगे तो ताली चाहूंगा कि कौन तरक्की कर नहीं सकती शिक्षा और सरकार बिना, शिक्षा और सरकार बिना। अरे कब तक वंचित रहोगे भाइयों, भारत में अधिकार बिना। कौम तरक्की कर नहीं सकती शिक्षा और सरकार बिना, शिक्षा और सरकार बिना। मेरे साथ गाएंगे क्योंकि आज गायक की हैसियत से नहीं हूं। पहली, हम राजा की संतान, हमारे जगह जगह रजवाड़े थे, घर घर में थे पहलवान भरे, खेतों की ताली न बजाएं, खेतों बीच अखाड़े थे, खेतों बीच अखाड़े थे। अरे मुगल बादशाह अंग्रेजों के हमने पैर उखाड़े थे, जानी दुश्मन मान उन्होंने फिर मारे नगर उजाड़े थे, मारे नगर उजाड़े थे। आज होते फिरे विराट देश में, भटक रहे घर बार बिना। कौम तरक्की कर नहीं सकती शिक्षा और सरकार बिना, शिक्षा और। लाइन अच्छी लगी तो ताली केवल वो बताने का आपका फर्ज नहीं है। जो शूटिंग की दूसरी कली है, अरे तानाशाही बधी देश में अपना पेटा भरन लगे, जिस जाति का नेता बन गया वो कौम की भर्ती करने लगे, कौम की भर्ती करने लगे। अरे नारी नारी बना पार्टी वो गलिहारों में खुरन लगे, अधिकारी भी कौम की खातिर चीर और का हरण लगे, चीर और का हरण लगे। और छोड़े छाड़े मरण लगे, अब धेले के रोजगार बिना। कौम तरक्की कर नहीं सकती शिक्षा और सरकार बिना, शिक्षा और। लाइन अच्छे लगता सारा जी के लिए ताली होनी चाहिए। तीसरी कली, अरे कांग्रेस कर दूं अटैक, अरे कांग्रेस कभी बीजेपी कभी सपा बसपा आ बैठे, जनता दल कभी बन के सजपा वो हमारे हक को खा बैठे, हमारे हक को खा बैठे। अरे हमारी कामना उठ पावे वो करके गलत निगाह बैठे, उनका मूल घना ऊंचा भरा करके मंदा भा बैठे, करके मंदा भा बैठे। अरे हमारे घर को ढा बैठे वो पर छलिया हथियार बिना। कौम तरक्की कर नहीं सकती शिक्षा और सरकार बिना, शिक्षा और सरकार बिना। और आखिरी अंतर में एक प्रार्थना है, अपील कर दो साहब।
हाथ उठा करके बताएं। सब विजय भाई के साथ है, कोई दिक्कत तो नहीं? चौथी कड़ी, उठो कौम के शहजादो, जो भाई साहब ने बात कही है वो सार मैं कह रहा हूं। उठो उठो कौम के शहजादो, संगठन मजबूत बनाओ, दादर में से नेता चुन चुन तुम संसद तक पहुंचाओ भाइयों, संसद तक पहुंचाओ। और राजनीति में हिस्सेदारी पूर्ण आज बढ़ाओ, और विजय का सारा भूल भूल में हम मत ना समय गवाओ भाइयों, मत ना समय गवाओ। और परंपरा काम अधूरा है आपस के प्यार बिना, कौन तरक्की कर नहीं सकती शिक्षा और सरकार बिना, शिक्षा और मेरे साथ बोलोगे, अरे कब तक वंचित रहोगे भाइयों, भारत में अधिकार बिना, कौन तरक्की कर नहीं सकती शिक्षा और सरकार बिना, शिक्षा और सरकार बिना। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। इस मंच की तरफ से स्वागत तो पहले ही हो चुका है, मैं भी अपनी तरफ से स्वागत कर दूं। मेरे बारे में भाइयों ने जैसा बताया, अभी नागर साहब बता रहे थे, इससे पहले आर्या भाई बता रहे थे। साहब एक्चुअली वकालत तो मैं बहुत छोटा सा वकील हूँ, वकालत मैं करता हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं कौम की, लोगों की, देश की आवाम की मोहब्बत है जो मेरे दिल में कहीं ना कहीं छुपी हुई है। वकालत करते मुझे 6, 7, 8 साल हो गए, तो मैंने स्पेसिफिक एक लाइन चुना कि अगर मैं इस मुल्क का बेटा हूं, पहले मैं थोड़ा क्लियर कर दूं, मैं आपके ही समाज से हूं। ये बात आप लोगों को पता होना चाहिए, जो लोग यहाँ बैठे हैं, मैं इसी समाज का हूं। और इसको कभी ये ना देखें कि कोई मजहब किसका क्या है। जो इस मुल्क का बेटा है उसका मजहब कुछ भी हो सकता है, लेकिन उसके दिल में मुल्क के प्रति क्या हमदर्दी है, एक्चुअली उसको जानने की जरूरत है। तो मैंने स्पेसिफिक अपना एक काम चुना। वकालत तो सब करते हैं, इंडिया में करोड़ों वकील हैं। दिल्ली में बार काउंसिल ऑफ दिल्ली का जो रिकॉर्ड मैंने देखा अभी इलेक्शन के टाइम में, इसी साल 56,000 वकील इनरोल्ड हैं। तो इससे मुझे लगता है, एक आइडिया मैं करता हूँ कि करोड़ों वकील हैं भारतवर्ष में जो देश की सेवाएं अलग अलग तरह से देते हैं। तो मैंने और मेरी फर्म में, जिसके अली मोहम्मद माज साहब बैठे हैं, चंद्रभान सिंह साहब बैठे हैं, पीछे मेरा 2 भाई बैठा है, हम लोग 14 लोग हैं जिन्होंने ये डिसाइड किया कि भाई हम लोग थोड़ा सा अलग हट के वकालत करेंगे। तो फिर किसकी वकालत करेंगे? तो हम लोग हट के वकालत करेंगे उन लोगों की जो दबे हैं, कुचले हैं, पिछड़े हैं, या वो लोग जो समाज की, आप बोले तो क्रीमी लेयर, अपर लेवल, जो सत्ता में जो लोग बैठे हैं, उस जगह नहीं पहुंच पा रहे, उनको वहां हम पहुंचाएंगे, उनको सत्ता तक कैसे पहुंचाएंगे। तो फिर फाइनली हम लोगों ने अभी से 6-7 साल पहले डिसाइड किया कि हम लोग इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का मैटर वही करेंगे, जिसको रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट बोलते हैं, जिसके तहत सारे इलेक्शन भारत सरकार के या देश में गवर्न होते हैं, चाहे एमएलए बनता हो, एमएलसी बनता हो, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनता हो, कोई मिनिस्टर बनता हो, स्टेट का चीफ मिनिस्टर बनता हो, कोई गवर्नर बनता हो, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बनता हो, या प्राइम मिनिस्टर बनता हो। उसके बाद हम लोगों ने इस काम को चुना और हम लोग इस पे पिछले 7-8 सालों से मुसलसल काम कर रहे हैं, जिसमें से हम लोगों ने 300 के आसपास पॉलिटिकल पार्टी का रजिस्ट्रेशन अपने ऑफिस से करवाया। और सिर्फ 300 पॉलिटिकल पार्टी का रजिस्ट्रेशन ही नहीं करवाया हमने, उसमें से पिछले 7-8 सालों में जो हम लोगों का अपना एक्सपीरियंस रहा, हमने एमएलए भी बनाए, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी बनाया, हमारे पार्टियों से लोग एमएलसी भी बने,
और मैं अगले जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ, जो विजुलाइज आगे की चीजें कर पा रहा हूँ कि 2-4-5 सालों में हमारी ही पार्टी के लोग चीफ मिनिस्टर भी बनेंगे, ऐसा मुझे लगता है। बीच में मैं थोड़ा बीमार हो गया था, तो मैंने अपने भाई जो नसीम भाई पीछे बैठे हैं, मैंने उनसे एक बात पूछा कि भाई सब समाज के लोग हमारे पास आए, क्या गुर्जर समाज से भी कोई है हमारे पास? तो नसीम भाई ने बताया कि अब तक तो कोई नहीं आया। जिस दिन कसाना जी हमारे यहाँ आए तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि सब समाज के लोगों की हमने पार्टी बनाई, सब समाज की लीडरशिप हमने पैदा कर दी। गुर्जर समाज से कोई नहीं आया। जब ये आए तो भाई मैं इनसे मिलने आए, कसाना जी से। कसाना जी कहाँ बैठे हैं मुझे पता नहीं, जब हाथ उठा दे। अच्छा, मैं उनसे मिलने आया, इसलिए भाई ने बुलाया कि आज भाई एक नए समाज, ऐसा समाज जिसकी लीडरशिप हमारे यहाँ से कम से कम नहीं है, हमारे ऑफिस से ऐसी कोई फाइल डील नहीं हो रही थी, इसमें कसाना जी की फाइल। कसाना साहब से मैं मिला, इनकी बातों को सुना, देखा, तो मुझे लगा कि वाकई इनको कौम की, देश की बहुत हमदर्दी है। जो इन्होंने अभी बोला कि भाई कुछ चंद लोगों ने, जो मैं खैर शहर का नाम लेना नहीं चाहता था, लेकिन उन्होंने नाम लिया, इसे मैं भी लूंगा, कि नागपुर में बैठ करके पूरे देश को कौन क्या खाएगा, कौन क्या पहनेगा, कौन क्या करेगा, वो तय करते हैं। एक्चुअली उनका जो वो दर्द था उसको मैंने समझा, और समझने के बाद मुझे लगा कि वाकई इनको देश से हमदर्दी है, ये किसी के एजेंट नहीं हो सकते, ये कौम के हमदर्द हैं। और कौम से मेरा मतलब ये कभी ना समझे कि किसी एक कौम से मैं बात कर रहा हूँ, मैं पूरे मानवतावादी की बात कर रहा हूँ। और मानव जो लोग देश में रहते हैं वो सब कौम के ही लोग हैं। हाँ, वो अलग अलग हो सकता है, अलग अलग जमानों में हो, अलग अलग मजहबों में हो, वो अलग बात है। फिर हम लोगों ने फाइनली डिसाइड किया कि हम लोग एक, जब 300 पॉलिटिकल पार्टी है तो उन सबको बुलाया जाए और उन सबको, उन सबकी विचारधारा थोड़ा समझा जाए। ठीक है, उनको एमएलए बन गए, एमपी बन गए, और उनको हम लोगों ने अपने अपने तरीके से दफ्तर में बुलाया, फिर उनसे बात किया, जगह जगह मैं दे गया। पिछले 1 साल से मैं पूरे भारत के करीब करीब हर शहर में जा चुका हूँ, कंट्रोल जा रहा हूँ, हमारी टीम के लोग जा रहे हैं। फिर फाइनली ये डिसाइड हुआ कि हम लोग एक फ्रंट बनाए, एनडीए और यूपीए की तरह। और उस फ्रंट का मकसद सिर्फ और सिर्फ देश की बात हो, किसी मजहब की बात नहीं होनी चाहिए, मंदिर की बात नहीं हो, मस्जिद की बात नहीं होगी, मदरसों की बात नहीं होगी। वहां पर किसी ऊंच और नीच की, किसी बड़े समाज की, छोटे समाज की, किसी की बात नहीं होगी। बात अगर होगी तो इंसानियत की बात हो। जो आदमी इंसानियतवाद में, जो लोग इंसानियतवाद में भरोसा रखते हैं, जो सब मजहबों का ख्याल रखते हैं, वो लोग हमारे फ्रंट से अगर जुड़ना चाहेंगे तो हम लोग उनको जोड़ें। और फाइनली यही हुआ। फिर आउट ऑफ 300 तो 300 के आसपास पॉलिटिकल पार्टी जिनके लीगल एड हम लोग देते हैं, उनको हमने बुलाया, और उसमें से हमने स्क्रूटनी की तो 115 पॉलिटिकल पार्टी इस बात पर सहमति बनी। और पिछले महीने ही 30 जुलाई को हमारे फ्रंट का फॉर्मुलेशन हुआ, और उसमें कसाना साहब भी हमारे मौजूद थे, और इनको भी मौका दिया गया मंच से। इन्होंने भी चीज़ों को सराहा और समझा, और मैंने कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और पोरबंदर, गुजरात से लेकर नॉर्थ ईस्ट तक की पार्टियां आई थी, और सभी कहीं ना कहीं सभी का कुछ ना कुछ दर्द था। और हमने जो फ्रंट का नाम इंडियन रीजनल पार्टी फ्रंट रखा, उसका पर्पस ये था कि भाई इंडिया में अभी 7 नेशनल लेवल की पार्टियां हैं जिसको नेशनल लेवल का रिकॉग्निशन है, और 48 ऐसी पार्टियां हैं जिसको स्टेट का रिकॉग्निशन है। लेकिन इतने सारे रिकॉग्निशन के बाद, इतनी सारी बातों के बाद, सत्ता में लोग आने के बाद, जो लोग वादा करते हैं, जिस मुद्दों के लिए पार्टी बनती है, उस मुद्दों से लोग बिखर जाते हैं। हर पार्टी कोई ना कोई मुद्दा, कोई ना कोई विचार, कोई ना कोई आइडियोलॉजी को लेकर आगे बढ़ती है। वो आइडियोलॉजी कहीं ना कहीं समाज के फायदे के लिए होती है, लेकिन होता क्या है, वो आइडियोलॉजी एक साइड हो जाती है, फिर वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और इन झगड़ों में और मंदिर, मस्जिद और गुरुद्वारा में हम लोग बढ़ जाते हैं, और कहीं ना कहीं एक टैग लग जाता है कि ये उसकी पार्टी है, ये इसकी पार्टी है। तो हम लोगों ने उस टैग को हटाने की कोशिश की, और आगे करेंगे, और ऐसा हम लोग उम्मीद है हमें कि लोग उस टैग से हट करके सिर्फ इस बात की बात करेंगे कि भाई हमारा देश जो भारत है और हम सब इसके लाल हैं, ये देश आगे कैसे बढ़े, दुनिया में भारत की पहचान कैसे बने। और हमारा आपस का झगड़ा किसी से हो सकता है, किसी का आइडियोलॉजिकल मेल नहीं हो सकता है, वो बात अलग है, लेकिन सबके बावजूद किया हम लोग एक जगह संगठित होकर अपने देश की बात सोच सकते कि, और जो लोग एक विकास शब्द जो आज के डेट पर गाली के रूप में मानी जाती है, विकास 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 पैदा नहीं हुआ, विकास ये हो गया, विकास का वो हो गया, एक्चुअली वो विकास सिर्फ किताबों तक और फेसबुक तक रह गया है।
हम लोग उसको धरातल पे, जमीन पे प्रैक्टिकली क्या पॉसिबल है, कहाँ तक ला सकते हैं, इस पे हम लोगों की अपना एक रणनीति है। और सब लोगों को, सारी पार्टियों को मैं बार बार बुला रहा हूँ, लोगों से बात कर रहा हूँ। कसाना साहब भी दोबारा ऑफिस में आए, इससे भी बात हुई। तो फाइनली ये हुआ कि हम लोग देश और देश की ही बात करेंगे, किसी मजहब की बात नहीं करेंगे। मजहब मेरा मजहब मेरे तक, आपका मजहब आपका, हर आदमी का मजहब उसकी निजी जिंदगी तक है। मजहब से देश का कोई लेना देना नहीं है। पॉलिटिक्स, अभी जैसे नागर जी बोल रहे थे कि शिक्षा और राजनीति के बगैर संभव नहीं। वाकई बहुत एकदम हर टचिंग लाइन बोला है साहब ने अभी, मुझे बड़ा अच्छा लगा। मैं बड़ा ध्यान से सुन रहा था कि शिक्षा की जरूरत है। हम लोग जो आज आपस में लड़ झगड़ रहे हैं वो सिर्फ शिक्षा की कमी की वजह से। हम लोग ये नहीं समझ पा रहे हैं कि सब इसी मुल्क का है, सभी इस मुल्क का ही सब कुछ है, सबका ये मुल्क है। पहले तो इस लाइन को बहुत अच्छे से समझा जाए। दूसरा कि भाई राजनीति, अगर गुर्जर समाज है, मानिए जहां मैं बैठा हूं आप लोगों के बीच में, अगर राजनीति में इनकी भागीदारी नहीं होगी तो दूसरा समाज इनके लिए नहीं सोचेगा। इस बात से मैं बिल्कुल मुत्तफिक हूँ। और मैं पिछले कई सालों का रिकॉर्ड भी देख रहा हूँ इंडिया का, किस स्टेट में कहाँ किसकी भागीदारी है पॉलिटिक्स में, कौन लोग हैं। मैं जो 70 सालों का रिकॉर्ड जब देखता हूँ तो मुझे लगता है कि समाज का 10% तबका, 10% समाज का तबका, उसने 90% समाज के ऊपर अपनी हुकूमत को जबरदस्ती बना रखा है। उसको मैं अगर देसी भाषा में, मैं शॉर्ट में कहूं तो 10% लोगों ने 90% संसाधनों पे कब्जा कर रखा है। इसको और देसी भाषा में कहूं तो 10% लोगों ने 90 रोटियां देश की कब्जा कर रखा है और 90 लोगों के पास 10 रोटी है। सर झगड़ा इसी बात का है। अगर ये मसला हल हो जाए, हर आदमी को एक एक रोटी उसके हिस्से की मिल जाए तो सर झगड़ा खत्म हो जाए। 10 लोगों के पास 90 रोटी है, एक आदमी के हिस्से में 9 रोटी है और 90 लोगों के पास 10 रोटी है। सर एक रोटी का 9वां भाग है, तो झगड़ा इसी का है। अगर इस झगड़े को, इस लाइन को हम लोग पकड़ लें और कॉन्स्टिट्यूशनल वे में, संविधान के वे में, क्योंकि सर देश संविधान से ही चलेगा, किसी कुरान से नहीं चलेगा, गीता से नहीं चलेगा, किसी धर्म से, बाइबल से नहीं चलेगा। मुल्क चलेगा तो संविधान से चलेगा। और संविधान के तहत जो संविधान की जो मूल भावना है, हर नीचे एक गली में रहने वाला, एक बस्ती में रहने वाला, एक गांव दूर दराज रहने वाला, एक किसान, एक मजदूर, उस तक जब तक संविधान की वो जो चीजें हैं, जो मूल भावना है, अगर नहीं पहुंचती है तो मुझे नहीं लगता कि हमारी इस आजादी का कोई मतलब है। हम आजाद तो हो गए हैं, लेकिन हमारे जो मुल्क का ही एक आदमी, एक किसी झबुआ एक जगह है मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में, मैं कभी देखता हूँ वहां पे कि भाई वहां का आदमी मतलब किन छोटी छोटी चीजों से वंचित है। मैंने अपने मन से भी कहा था कि लातूर एक डिस्ट्रिक्ट है महाराष्ट्र में जहाँ के लोग पानी से वंचित है, पूरा भारत पानी पीता है अच्छे से, और एक लातूर ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पर जिसकी आवाज को उठाने के लिए महाराष्ट्र विधानसभा में भी कायदे से लोग नहीं उठा पाए, तो फिर वो देश में दिल्ली में जंतर मंतर में या पार्लियामेंट में कैसे उठेगा। तो हमने जो अपना फ्रंट बनाया उसका मूल उद्देश्य यही था कि जिस रीजनल इश्यूज की वजह से पार्टी बनती है उस इश्यूज को जिंदा रखा जाए और उस रीजनल कंसर्न को, उस रीजनल इशू को नेशनल इशू बनाया जाए। मान लीजिए एक आदमी को पानी की समस्या है तो वो समस्या सिर्फ लातूर डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र की नहीं है, वो भारत की समस्या होनी चाहिए। और इसी तरह से बहुत सारी समस्याएं हैं जिसको हम लोग उठा रहे हैं। जैसे अभी हम लोगों ने मुजफ्फरपुर बिहार में और हरदोई यूपी में जो शेल्टर होम केस था, उसमें दोनों सरकारों ने अपने सीबीआई का गठन का अनाउंस किया, दोनों के चीफ मिनिस्टर ने। लेकिन हम लोगों ने नेशनल कमीशन फॉर वुमेन से एक अपील की थी कि भाई आप इस पे एक हाई लेवल कमेटी का गठन करें, जिस पर हम लोगों ने IRPF के बैनर तले 13 अगस्त को इंडिया के 200 शहरों में प्रदर्शन किया और 200 शहरों के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को एक ज्ञापन दिया। और हम लोग IRPF की जो अपर लेवल की कमेटी है वो हम लोग कहते प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को लेके आए और उसकी कामयाबी हमें ये मिली कि 14 अगस्त को नेशनल कमीशन फॉर वुमेन ने एक हाई लेवल इंक्वायरी कमेटी का गठन किया, उसको उसकी जांच के लिए, जो शेल्टर होम में जो रन बाय गवर्नमेंट है। और उसमें जो बस मैं 1 मिनट में अपनी बात खत्म करूंगा, उसमें जो लोग पॉलिटिकल लोग जो इसमें इन्वॉल्व हैं उसकी भी जांच होनी चाहिए, सिर्फ जो लोग इंचार्ज हैं, जो चला रहे हैं वही नहीं हो। और मैं इन्हीं बातों के साथ, एक्चुअली टाइम कम है और भी लोग बोलने वाले हैं जिनको अभी बोलना है, उनको भी मौका दिया जाएगा। मैं अपनी बात खत्म करता हूँ और इस बात के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूँ कि हम लोग इस मुल्क के हैं और हम सब एक हैं और हम लोग एक होकर रहेंगे और हम सब कसाना जी के बिल्कुल साथ हैं। IRPF टीम बिल्कुल कसाना जी के साथ है। IRPF की टीम की वो पार्टियां जो मध्य प्रदेश में ऑलरेडी कंटेस्ट कर रही है वो भी कसाना जी के साथ है। और कसाना जी ये कभी ना सोचे
कि आप अकेले हैं, आपके साथ पूरी आईआरसीएस से तैयार है। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद सादात भाई। और अब हरियाणा प्रदेश से चौधरी रघुवीर सिंह जी फौजी आए और मार्गदर्शन करें राष्ट्रीय दिग्गज संघ जो भारतीय विद्यालय कैसे आगे बढ़े। और इसी बीच में जो आपके पास फॉर्म है उसमें सब अपना फीडबैक देंगे। और अभी आपको स्क्रीन के ऊपर चुनाव चिन्ह कुछ दिखाए जाएंगे, जो उनमें से आपको अच्छे लगे हैं फिर आप उसमें लिखेंगे, उस फीडबैक में चुनाव चिन्ह को लिखेंगे। चौधरी रघुवीर सिंह जी फौजी। बहुत ही आदरणीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय कसाड़ा जी और हमारे साथ बहुत समय से लगे हमारे संस्थापक आर्य अजय वीर जी, सम्मानित गुर्जर समाज के सम्मानित सज्जनों, मैं आप सबका यहाँ पहुंचने पे पहले तो हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। बातें बहुत हो गई हैं, आप सबको पता है, आप सभी समझदार हो। मेरा एक मानना है, कोई भी दल, कोई भी समाज, कोई भी देश, कोई भी परिवार जो अपने बीच में बैठ के मंथन नहीं करता, विचार नहीं करता, तो वो अक्सर खत्म हो जाया करता है। इस बात जो बात को लेकर के हम चले और इस बात को लेकर अभी तक हम आसानी से यहाँ पहुंच गए, मैं इसको आसानी कहूँगा। लेकिन जो अभी आने वाली स्थिति हमारे सामने है, जो आने वाला समय हमारे सामने है, तो हर एक कार्यकर्ता को अगर डटा हुआ कार्यकर्ता है, अगर हमारे फील्ड से आज ये जितने भी कार्यकर्ता यहाँ आए हुए हैं, अलग अलग प्रदेश से, अलग अलग देश से, उन्होंने ये प्रण करके जाना है कि मैं अगर दिन में 1 घंटा, दिन में 2 घंटे, दिन में 5 घंटे, हफ्ते में 1 दिन, 2 हफ्ते में 1 दिन समाज के लिए दूंगा। क्योंकि ये विजय कसाड़ा जी की अकेले की जिम्मेवारी अभी नहीं है। और मैं मेरा कोई उपहास करे तो मुझे बहुत महसूस नहीं होता, लेकिन मैं आप सभी से हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन करता हूँ कि समाज का उपहास मत होने देना, क्योंकि ये हमारी जिम्मेवारी है। हमारा मजाक करे हम बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन हमारे समाज का कोई मजाक करे तो हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। आप सभी आए और सभी अलग अलग क्षेत्रों में जाकर के आज से निर्णय कर लो कि हमने जिस तरह से इस पार्टी को यहाँ पर गठित करके गए हैं, उसी तरीके से घर घर जा करके डंका बजाना है और एक बार ये साबित करके दिखाना है कि जो जो गुर्जर ने ठान लिया वो गुर्जर ने कर दिया। तो मेरा आप सभी से एक ही अनुरोध है, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। जय हिंद, जय भारत, जय गुर्जर समाज। बहुत बहुत धन्यवाद। और हरियाणा प्रदेश की तरफ से बाबूजी ने आपको पूरा आश्वासन दिया है भारतीय क्रिकेट के लिए, बहुत ही शुक्रिया। और अब चौधरी रणवीर सिंह एडवोकेट जो मध्य प्रदेश से ग्वालियर जिले से आए हैं, उनका हार्दिक स्वागत है। वो आए और कुछ ही समय में अपने महत्वपूर्ण विचार से हमें अवगत कराएं और किस तरह से हम आगे बढ़े वो बातें हमें बताएं। आज बड़े हर्ष का विषय है। आह्लादित हूं, अभिभूत हूं। जैसा कि काफी मेहनत के बाद राष्ट्रीय एकता मिशन द्वारा जो अभियान चला जा रहा था, उसमें भाई अजय वीर जी अपना जो बहुमूल्य समय लेकर के घर से निकले थे, वो आज सार्थक हो गया। भारतीय वीर दल, और मैं तो ऐसा कहना चाहूंगा कि भारतीय विजय दल जैसा नाम मिला है, विजय। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का नाम भी विजय मिला, जैसे भारतीय वीर दल। मेरे से पूर्व वक्ताओं ने बहुत कुछ कहा है, मैं समय न लूंगा ज्यादा। और इसके मुद्दे जो होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि भारतीय वीर दल के मुद्दे जैसे वीर किसान जो खेत में मेहनत कर रहा है, अपना खून पसीना बहा रहा है, उसको हक नहीं मिल पाया भाइयों। 70 साल में हक नहीं मिल पाया। उस हक की लड़ाई हम इस माध्यम से लड़े
करेंगे भारतीय वीर दल के माध्यम से। और जैसे वीर जवान, हमारा जवान आज बेरोजगार होता जा रहा है, जो पार्टियां हमें मुआवजे में रखती है और हमारे लोगों से जो गुलामगिरी कराती है, उस गुलामगिरी के दबाव को हम उतार फेंकेंगे, ये हम प्रतिज्ञा करते हैं। मैं इस मंच से कहना चाहूंगा कि मैं भारत की हृदय से आता हूं। भारत का हृदय है मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश से लड़ाई उठी हुई है, और मध्य प्रदेश में आने वाले समय में चुनाव होने जा रहा है। मैं उस चंबल वीर कुशीता भूमि से हूं, और भाइयों आपको ये आश्वासन देता हूं कि इस लड़ाई को हम जारी रखेंगे और जीतेंगे। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद एडवोकेट रणवीर जी। और अब हमारे बीच में सऊदी अरब से चल के आए भाई कालिम गुर्जर जी आए और अपने विचार रखें। भाई कालिम गुर्जर अमेठी से। अमेठी में गुर्जर समाज का 2.5 लाख वोट है, जहां से गांधी परिवार आज तक सांसद रहा है। और अपने विचार रखें, बताएं किस तरह से भारतीय वीर दल को आगे लेके जाना है। कैप्टन हरचरण सिंह जी। राम साहब, ये आज बहुत ही गर्व का विषय है। मैं फौजी हूँ, फौज में रहा हूँ, और मैंने अपनी जाति का फौज के अंदर अभाव देखा। वहाँ पर लोग कहते हैं, जब हम भर्ती होकर के जाते हैं, आपस में बातचीत करते हैं, तो कहते हैं भाई आप किस जाति से हो? गुर्जर है भाई। आप गुर्जर कौन होते हैं? अब उनको हम कैसे समझाएं कि गुर्जर कौन होते हैं? हम उनको कहते हैं वीर गुर्जर होते हैं। कभी नाम सुना है तुम लोगों ने? जबकि हमारे गुर्जरों ने, चाहे अंग्रेजों का राज रहा हो, चाहे मुस्लिमों का राज रहा हो, किसी का भी राज हो, किसी की भी स्वाधीनता स्वीकार नहीं की। और यही कारण है कि आज हम इतने पीछे हैं। आगे वही बढ़ता है जो सत्ता के नजदीक रहता है, वो हम लोगों ने नहीं किया। लेकिन अभी वक्त आ गया है कि हमें सत्ता के ऊपर, जिस प्रकार से कि सुना है कि हमारे चक्रवर्ती राजा रहे हैं, चक्रवर्ती, जब हम सुनते हैं हम चक्रवर्ती रहे और उसके बाद हमसे कहते हैं गुर्जर कौन होते, तो इससे बड़ा तो और कोई हो नहीं सकता। आज मुझे इतनी खुशी है जिसका कोई ठिकाना नहीं। कम से कम आज हम गर्व के साथ ये तो कह सकते हैं कि हम भी गुर्जर हैं और हमारी भी एक पार्टी है। आज तक हम दूसरों के जूते उठाते रहे हैं, आज हम भी उठवा सकते हैं किसी से। हम प्रार्थना करते हैं भाई हमें एक टिकट दे दो। नहीं भाई, आपका बहुमत कितना है, आपकी वहां वोट कितनी है? वोट आपकी वहां पर नहीं है, इसलिए आपको नहीं मिलेगी। जैसे जैसे जो पैसे वाले होते हैं, कुछ लोग वो अपना जुगाड़ करके सीट ले लेते हैं। भाई दफा वो जीत भी गए, तो उनकी जीतने के बाद क्या स्थिति होती है वो आप सब लोग जानते हैं। उन्हें मंत्री पद के लिए भी तरसना पड़ता है, उन्हें मंत्री नहीं बनाता है कोई। आज आपकी पार्टी गठित हो गई है, तो कल आप जनता को मंत्री बनाओगे, और जिसके सत्ता में भागीदारी होती है वही कौम आगे बढ़ती है। भाइयों, तन, मन और धन 3 चीजें होती हैं, और ये तीनों चीजें हर एक आदमी के पास नहीं होती हैं। और वही हालत अभी आपके सामने पार्टी गठित हुई है, वो यहाँ पर है। लेकिन हमारे समाज में ना तन की कमी है, ना मन की कमी है, ना धन की कमी है। अगर कमी है तो हमारी सोच की कमी है। जब तक हमारी सोच बदली नहीं होगी हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। मेरे पास मन है, मैं अपने मन को लगाऊं। भाइयों के पास तन है, वो अपने तन को लगाएं। और हमारे एनसीआर भाइयों के पास बहुत बड़ी संपत्तियां हैं, बहुत बड़ी धनी है, उनको धन लगाएं। इससे हमारा, मेरे जहां तक ये जो हमारी पार्टी है पीछे मुड़कर नहीं देखेगी, ये आगे तरक्की करती ही चली जाएगी।
मैं ऐसा नहीं कह रहा कि खाली एनसीआर के ऊपर ही छोड़ दे, बाकी सब भाइयों का भी यथाशक्ति, किसी के पास कोई दबाव नहीं है, यथाशक्ति जो जितना कर सकता है पार्टी को दान दीजिए। बाकी पार्टियों में देखिए कितना दान आता है, बाकी जो चुनाव लड़ेंगे वो देखेंगे। तो मैं आप लोगों से ज्यादा वक्त न लेकर यही कहूंगा कि गुर्जर समाज ने आज वो कर दिखाया जिसका हमें सदियों से इंतजार था, और जो हम सदियों से कभी चक्रवाती राजा रहे थे, कि भगवान ने चाहा तो जल्दी ही हम दोबारा उसी स्थिति में आ जाएंगे। जय हिंद, जय गुर्जर समाज। व्यवस्था करनी है। और अब हमारे बीच में चौधरी श्री राम फौजी जी जो मध्य प्रदेश ग्वालियर से हैं वो आए और अपने विचार रखें किस तरह से इस भारतीय वीर दल को, इस गुर्जर दल को, इस भावी सत्ता दल को कैसे आगे लेके जाना है। चौधरी श्री राम फौजी जी। सर्वप्रथम इस महफिल में बैठे हुए सभी बुजुर्गों को मेरा चरण स्पर्श, समाज के सभी साथियों को मेरा नमस्कार। भाई अजय वीर सिंह जी, कसाना साहब, आपके हम सभी बहुत आभारी हैं कि आपने इतना संघर्ष करते हुए समाज के लिए एक स्टैंड खड़ा किया। बहुत सी बातें हो गई हैं, मैं नहीं समझता हूँ कि ज़्यादा बातें हम लोग करेंगे। मैं कुछ एक बातें कहना चाहूँगा जो मैंने बीएसएफ से रिटायरमेंट होने के 2 साल में अपने समाज में देखा है। तो थोड़ा सा एक चीज़ का मैंने एहसास किया है, हो सकता है मेरी सोच ऐसी हो कि लोग बकते जाते, मुंह से कम कहो, ग्राउंड को फॉलो ज्यादा करो। आपके सामने चुनौती है, मैं आपसे करबद्ध निवेदन करूंगा, तमाम प्रांतों के जितने भी मेरे साथी हैं, जंग जब छिड़ गई है तो हमें प्री प्लानिंग अपना गेम खेलना चाहिए, चाणक्य नीति के साथ अपने काम को आगे बढ़ाना है। हर जगह हमें बकने की कोई जरूरत नहीं है। बहुत सी बातें ऐसी होती हैं जो 4 दीवारी में कही जाएंगी, राजनीति उसी को कहते हैं, और लोग उसी चीज का फायदा उठाते हो। चंद % लोग आपके ऊपर शासन कर रहे हैं। यही हमने अपने तमाम साथियों को समझाना है। हम अपनी कौम का झंडा लेके चल रहे हैं। अगर बारिश आ रही है, आपके पास अगर छाता है, अम्ब्रेला है, कोई दूसरे साथी को अगर उसमें छुपा लोगे, थोड़े सा उसका भीगने से बच जाएगा, कोई गुनाह नहीं हो जाएगा और वो आपका हमेशा सपोर्टर रहेगा। यह सोच लेके चले हम। मैंने अभी फॉर्म पढ़ा था, उसमें कई एक चीज ऐसी लिखी हुई है, हम अपनी सोच को सबके साथ लेके चलेंगे। सही बात के लिए हमें बोलना है। दूसरा, लीडरशिप में जो भी आएगा, लीडरशिप में आने वाले व्यक्ति के लिए सबसे मेन जरूरत है त्याग और बलिदान। हमारे कैप्टन साहब और फौजी साहब रिटायर आए हुए मेरे से सीनियर हैं। मैं एक चीज जानता हूं, जो हमारे कमांडर कहते थे, मैं भी करीब 15 साल इंस्पेक्टर रहा हूं, 15-20 साल, तो मैं अपने ट्रूप्स को ये कहता था, फर्स्ट एंड लास्ट इम्प्रेशन। आपने पहल कर दी है, आपकी जीत है। तो अभी बीच में कहीं आप गुमे में हो जाए, किसी से झगड़ा हो जाए, तो आप जानते ही, हमारी समाज अच्छी तरह जानती है कि जिसने पहले मार दिया वो जीत गया, बाद में फिर वकील साहब संभालेंगे। तो यहां हमने मार मारनी है कूटनीति की, राजनीति की, ना कि किसी को थप्पड़ मारना, ना किसी को गाली देनी। हमारे बीच में खान साहब अभी काफी कुछ कह गए। मैं अपनी आपको बता दूं समाज वाली बात। मैं 2002 में इलेक्शन में कश्मीर में राजौरी में घोड़ा संकारी जगह में गया था, जहाँ से वो भाई आए हुए हैं, अभी मेरी बात हुई उनसे इलेक्शन पीरियड में। वहाँ बूथ कमांडर था मैं, मेरे सामने इतनी क्रिटिकल पोजीशन आ गई थी कि मैं आपको सच बताऊं, सिर्फ गुर्जर जाति में जन्म लेने के कारण ही मैं आज जीवित हूं, आपके सामने हूं। आप सोचिए
कि वहां पर कितनी चाहत है। अगर वहां इतनी चाहत है तो हम लोगों में क्यों नहीं है? आप आइए, आपका वेलकम है। अगर मध्य प्रदेश में आपके भाई कमजोर वर्ग में है, किसी भी तरह से लगता है दब रहे हैं, हमारे साहब जी ने सब कुछ आपके सामने बताया, हमें आपके सपोर्ट की आवश्यकता है। सपोर्ट मीन्स ये नहीं है कि आपसे कोई धन मांगे। आपने यहां से स्टैंड खड़ा किया है, आप हमें मार्गदर्शन दीजिए। आपके कार्यकर्ता सदैव आपके साथ तत्पर रहेंगे, दिनों रात एक करते हुए। और निवेदन ये करूंगा मैं सभी से, जो भी कार्यकर्ता मध्य प्रदेश से आए हुए हैं, तमाम प्रांतों से, कि नियमित रूप से एक टाइम बना लें, एक नियम बना लें। जैसे हम अपने इष्ट देव को याद करते हैं, वैसे इस काम को आगे बढ़ाने के लिए हम सिर्फ 1 या 2 घंटे जब भी दें, रोज दें या सप्ताह, और अपनी आउटपुट अपने सीनियर को दें, चाहे वो आपके जिला लेवल पर हो, चाहे वो प्रदेश लेवल पर हो। आप डेली अपनी आउटपुट आप भेजते रहें। आजकल तमाम संसाधन आपके पास उपलब्ध है, व्हाट्सएप है, आप बहुत सी चीजें, और ये सब तैयारियां अगर चलती रहेंगी। टाइम कम है, अगर हमने देखे कि टाइम आ गया, इलेक्शन आपके सिर पर है, अगर एमपी में आपने जो होते युद्ध लड़ना है तो अभी से तैयारियों में लग जाना चाहिए। इसके लिए हमें जितनी चीज की आवश्यकता हो, तन मन धन सबको अर्पित कर देना चाहिए समाज के लिए। मैं आपको सीधा सा बता दूं, मेरे 2 बेटे और 1 बेटी है, दोनों बेटे सर्विस में है, बीएसएफ में है। मैंने बेटी की शादी कर दी, बेटों की शादी करी, मैं फ्री हूं। जितना वक्त चाहिए